जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, यह दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। यह दूसरा पार्ट है, ये रिवीजन में हम लोग टेस्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 70 तक हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में लगा दिए हैं। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप लोग को हम अपने टेलीग्राम के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, और उसमें यह पीडीएफ को हम लोग अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। या तो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, या पीडीएफ देखना चाहते हैं तो पीडीएफ देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, देर न करते हुए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेस्ट में है ये 71 है क्वेश्चन, कि जब एक ठोस पिंड को डुबोया जाता है, ठीक है ना, तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होगा? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, और विस्थापित पानी से भार से अधिक, और विस्थापित भार से संबंधित नहीं है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ई। पानी के विस्थापित पानी भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है कि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ऑप्शन बी है कि बर्फ पानी से जमने से बनती है। ऑप्शन सी है कि बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि बर्फ पानी से हल्की होती है, और अल्कोहल भारी होता है, अल्कोहल से भारी होता है। तो इसका आंसर 72 का आंसर हो जाएगा। ई होगा कि बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। स्टील की गोली पारे में तर जाती है, क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं जा सकती। पारे की घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। स्टील का घनत्व पारे से अपेक्षा अधिक होती है। और डी है कि गोली तर नहीं सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का। 73 का आंसर बी होगा। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। 74 है कि एक लोहे का गेंद पारद या मरकरी में भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी में भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है कि वह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, वह पारे की सतह पर तैरती रहेगी, यह घुल जाएगी, अपृत में से कोई नहीं। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, वह पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट दिया है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? घनत्व कब अधिक होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 75 का आंसर दिया हुआ है डी, 40 डिग्री। 4 डिग्री है, गलत दिया हुआ है, ये 4 डिग्री होगा। तब ये 4 डिग्री ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी होगा, 40 डिग्री नहीं 4 डिग्री होगा। सबसे अधिक घनत्व जो होता है 4 डिग्री पर अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा डी। का जो घनत्व होगा वह समान रहेगा। नेक्स्ट, जैसे देखिए मान के चलिए कि अगर मान लीजिए इतना बड़ा लोहा है, ठीक, और इसका द्रव्यमान मान लीजिए, द्रव्यमान और आयतन दोनों में अंतर। जैसे वो आयतन तो मान लीजिए इतना दिखाई दिया, और इतना गहरा हो गया, मतलब इतना बड़ा, जैसे मान लीजिए लोहे का हो गया या ईंट हो गया, ठीक। ये ईंट हो गया ना, तो ये जो दिया हुआ है यहाँ से, ये ईंट, तो ये तो बड़ा हो गया, इतना बड़ा, और उसका आयतन तो इतना है। अगर इसको कह रहा है कि इसमें क्या, मान लीजिए इसको आधा तोड़ देंगे तो छोटा 2 पार्ट हो जाएगा, तो आयतन तो कम हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। भार भी दोनों में वो कम हो जाएगा। द्रव्यमान का भी इसमें से इसका, मान लीजिए इसमें द्रव्यमान 100 था, दोनों मिला करके अब 50 हो जाएगा, इसमें 50 होगा द्रव्यमान। लेकिन घनत्व जो है, घनत्व मतलब कि ये जो कण होते हैं, इसका जो घनत्व है वो हमेशा या तो इसमें भी रहे, चाहे इस पार्ट में भी रहे, सब में सेम रहता है। तो यही चीज़ है, घनत्व उसका अपरिवर्तित रहेगा। 77 दिया हुआ है कि तैराक को नदी में के मुकाबले समुद्र नदी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, और समुद्र में के पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर 77 का हो जाएगा, सी होगा। समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है बादल। यह हुआ कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10वां भाग। जैसे देखिए, किसी भी, जैसे मान लीजिए इस जार में पानी रखा गया है, और इसी में एक बर्फ डाल दिया जाए, ठीक है ना, एक बर्फ डाल दिया जाए। वो बर्फ जो है ना, ये मान लीजिए टोटल को 10 भाग में बांटेंगे,
तो 1/10 ऊपर हो जाएगा, मतलब 1/10वां भाग ऊपर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का बी होगा। नेक्स्ट, बाद को नीचे की दीवार मोटी बना जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब घटता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है और गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का घनत्व घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का ई हो जाएगा। गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, ये ऑप्शन ए दिया हुआ है कि बढ़ जाता है, ऑप्शन बी दिया है घट जाता है, ऑप्शन सी दिया है परिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी दिया हुआ है पहले घटता है फिर बढ़ता है। 81 का आंसर हो जाएगा बी, घटता है। जब दो बर्फ को आपस में, जैसे मान लीजिए दो बर्फ है, इन दोनों को आपस में यहाँ पर रगड़ेंगे, यहाँ पे दाब अधिक होगा तो वह जिसका गलनांक है घटना कम हो जाएगा, मतलब गलेगा कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का गेंद अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण और पानी की सांद्रता के कारण। तो 82 का आंसर हो जाएगा ई, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। दिया हुआ है 83 है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में घिसता है क्योंकि पिघलता है क्योंकि। ऑप्शन दिया है कि निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, और डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 83 का आंसर हो जाएगा बी, 83 का आंसर बी हो जाएगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल, दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है इन उपरोक्त में से, मैंने सभी कारणों से। 84 का आंसर हो जाएगा ई, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटते फिर यह बढ़ता है। फिर दिया हुआ डी है कि दाब गलनांक से संबंध नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा ई, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। याद रहे, दाब अधिक करेंगे तो बर्फ का जो गलनांक है घट जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायः प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, छतें कसकर बंधी नहीं होती है, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग वायु छत की सतह का दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य होता है, और फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। तो इसका आंसर 86 का हो जाएगा, 86 का सी होगा। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की छत वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न करती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे वह झटकों को अवशोषित कर सके। फिर पट्टियां की सही तरीके से लगाने के लिए पटरियां समानांतर समानांतर बनी रहते रहे और रेलगाड़ी द्वारा चला गया दाब कम हो जाए। तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि। ऑप्शन ए दिया है, ऊंचाई बढ़ने पर रक्त दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने पर रक्त दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने पर साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो 88 का आंसर डी हो जाएगा, ऊंचाई ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट है 89 है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि। इसमें तो दो ही दिया हुआ है ऑप्शन में, बढ़ा देखिए। आप 89 का आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ए, देखिए दिया हुआ है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाती है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है ना, चलिए। ऑप्शन डी नहीं दिया हो तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या एक कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो 90 का आंसर हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि क्योंकि वायुमंडल, ऑप्शन ए दिया हुआ है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है। बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 91 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है और उबलने के बिंदु नीचे आ जाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब का आधा। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? तो इसका आंसर ई हो जाएगा,
वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दिया हुआ है 93 कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षित बल, वेग और घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, घर्षण की कमी। नेक्स्ट है 94 है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किसका घोतक होता है, अचानक गिरेगा तब। दिया हुआ है कि ऑप्शन ए की मौसम, गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावात की संभावना, शुष्क मौसम। तब 94 का आंसर हो जाएगा सी होगा, आंधी या झंझावात। देखिए जब भी जब अचानक से गिरता है तो झंझाट आएगा, अगर धीरे धीरे गिरेगा तो मौसम साधारण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे। आगे 94 का आंसर क्या हो गया, तो सी हो गया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में कमी हो जाएगी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार का हो जाएगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे का अमाप का आकार पहले के समान ही रहेगा। तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, उसके अमाप में मतलब उसके माप में मान लीजिए जब हुआ जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा, बड़ा तो होता जाएगा। जैसे कि वायुमंडलीय दाब कब होगा, ऊपर जितने जाएंगे तो वायुमंडल का दाब कम होगा, ठीक है। चलिए 98 दिया हुआ कि समुद्र तल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। ऑप्शन ए दिया है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु की भारी होती है और फेफड़ों पर नहीं जाती है, भरी नहीं जाती है। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 96 का हो जाएगा ए, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। आगे यह कि जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका से पारा गिर जाता है, क्योंकि वायु की अपेक्षा वहाँ वायु की अपेक्षा हल्की होती है, ताप में न्यूनता के साथ पारा गिर निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो इसका आंसर 97 का हो जाएगा सी, वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। 98 है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया हुआ है कि कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो 98 का आंसर बी हो जाएगा, कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाने के लिए। दिया हुआ है 99 है कि हाइड्रोजन से भरी रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाती है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका आंसर 99 का हो जाएगा डी, वायु दाब घट जाता है। 100वां क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय से पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का ताप बढ़ जाता है, और प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो सब का आंसर हो जाएगा सी होगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का बी होगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ये जो संलयन होता है याद रखिएगा, सूर्य संलयन के द्वारा सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अभी इससे पहले वाले में क्वेश्चन थे, संलयन होगा, 102 का ई होगा। नेक्स्ट, डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो क्या होता है, तो यह एक यंत्र होता है, वह यंत्र से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर 103 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से कौन सा उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो 104 का आंसर हो जाएगा ए, प्रकाशीय ऊर्जा होगा। 104 हो गया। इसके बाद 105 देखेंगे, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है क्या। तो गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। 105 का आंसर हो जाएगा बी, स्थिति ऊर्जा जो होता है उसको पाया जाता है। नेक्स्ट है 106 के निम्नलिखित में से इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा मतलब कि गति, देखिए यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जो ग्रुप डी वाला है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कि चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, मतलब चली हुई मतलब कि गति कर रही है, बहता हुआ पानी भी गति कर रहा है, चलता हुआ हथौड़ा और खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष यानी कि इसका डी हो जाएगा। यह जैसे धनुष है, मान लीजिए ये धनुष है ना,
और इस पे मान लीजिए यहाँ पे धनुष को खींच दिया गया है, तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा हो गई ना ये धनुष का, ठीक? तो इसका आंसर डी होगा। 106 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा। याद रहे 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का मान, ठीक है? मान के चलिए अगर यह इससे पहले वाला वेग मान लीजिए कि m बराबर 1 था और वेग बराबर v बराबर 2 मान के चलिए मीटर प्रति सेकंड है और इसका केजी है, तो इसको लगाएंगे तब 1/2 m मतलब 1 गुणे 1 और गुणे 2, 2 का मतलब कि 4 हो गया ना, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? इससे कट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 2, यानी कि ये तो पहला हो गया। अब कह रहा है कि इसका गति को दोगुना कर दे, यानी m बराबर 1 और v बराबर दोगुना मतलब 4। अब यहाँ पे देखेंगे इसी को लगा करके तो 1/2 गुणे 1 गुणे 4 का पावर 2 यानी कि 16 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 गुणे यहाँ पे बराबर रख के ये हो जाएगा गुणे 1, तो इसका गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 गुणे 4, ठीक? तो देखिए यहाँ से यहाँ कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, तो 4 दूनी 8, यानी कि कितना भाग हो गया? 8 4 गुना बढ़ गया ना, यहाँ से 2 चौके 8, यहाँ से 2 चौके 8, 4 गुना बढ़ गया तो इसका चौथा गुना हो जाएगा, ठीक है? तो याद रहे ऐसे ही लगता है। सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। नहीं, देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है और व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, तो ये तो नहीं होगा, दिशा में नहीं, और व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 108 का बी होगा, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है? चलिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है। द्रव्य को न कोई सृजन किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को ना विनाश किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 109 का ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम, तरिसेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और न्यूटन का नियम। यह है कि स्वचालित वाहनों में स्वचालित ब्रेकों का, तो यह हो जाएगा 110 का हो जाएगा, ये पास्कल का नियम होता है। 110 है कि रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन बी दिया हुआ है कि रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है, और ऑप्शन सी दिया है कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक में से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, और ऑप्शन डी दिया कि रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। तो इसका आंसर 111 का हो जाएगा सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है 112 है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है कि साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी दिया हुआ झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाए, और ऑप्शन सी है कि वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, वह झुकता है ताकि वक्र को अब तेजी से पार कर सके। तो 112 का आंसर हो जाएगा बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है, वह अंदर की ओर झुकता है, तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्व बल और घर्षण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा 114 का ए हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तो पानी की बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता है क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, और डी है कि पानी और बाल्टी के बीच संसंजन बल अधिक होता है। तो 115 का आंसर हो जाएगा ई, अपकेंद्र बल की वजन से अधिक होता है। नेक्स्ट है 115 के बाद 116 है कि वॉशिंग मशीन जो है किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है? उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण और विसनन। तो इसका आंसर हो जाएगा 116 का ई होगा, अपकेंद्रण के कारण। नेक्स्ट है
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? वह पृथ्वी के निकट है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का वलयन वेग और वर्ग माध्य वेग से कम होता है। तो वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो 117 का आंसर हो जाएगा डी। इस इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि 118 के निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट विमान और विमान। जेट और विमान, तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का आंसर सी होगा, जेट। निम्नलिखित में से रैखिक बल संरक्षण के आधार पर कौन कार्य करता है? तो होता है जेट। आगे 119 है कि पृथ्वी की तल से इस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार करने में अंतरिक्ष में चला जाएगा। दिया हुआ है कि वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति हावर और दिया हुआ है कि 10.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो 119 का आंसर ये हो जाएगा। याद रहे कि किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा। दिया हुआ है 120 की भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे। तो इसका आंसर 120 का आंसर हो जाएगा सी, 24 घंटे। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट जाएगा, 24 घंटे बाद। तो इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ए होगा। 121 का ए हो जाएगा कि वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ये सही है। हो सकता है, अब देखिए भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ये भी नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, न द्रव्यमान बदलेगा न भार बदलेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 122 का बी हो जाएगा। भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान का मान नहीं घटेगा, न बदलेगा। 123 से किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? तो अधिक जब कब भार मालूम होगा? तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तब, यानी कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, दिया है कि जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 123 का, 123 का बी हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से, मतलब त्वरित मतलब कि इसलेटर उसको बोलते हैं, तो इसको बढ़ाते जाएंगे तब उसका भार जो है बढ़ता जाएगा, मैंने बढ़ता मालूम चलेगा ऊपर जाएगा तो, ठीक है। 124 है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, पृथ्वी पर चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी। और कह रहा है कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। तो इसका आंसर 124 का हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं 125 है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। मतलब क्या दिया है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से वास्तविक भार से कम होता है तब जब लिफ्ट जा रही हो, कहाँ? त्वरित के साथ ऊपर, त्वरित साथ नीचे, और इसका समान गति से ऊपर और समान गति से नीचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। 125 का बी हो जाएगा। वह जब नीचे जाएगा तो वास्तविक भार से कम समझ में आएगा, ठीक। यह किसी तुल्यांकीय उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। इसका आंसर ई होगा, 126 का ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 127 है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है क्योंकि वहां पर वायु दाब कम होता है, ठीक है। फिर ऑप्शन दिया हुआ है कि ए कि पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, इस ये तो नहीं होगा। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कम हो जाता है और में से कोई नहीं। वो 127 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, गुरुत्व का त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, और ऑप्शन डी है कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। 128 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। दिया हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा भाग के गुरुत्वाकर्षण भाग से अधिक होता है? नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है। तो इसका आंसर 1/6 होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर किसी
किसी भी वस्तु का के 36 केजी है, चंद्रमा पर जाकर के उसको 6 केजी हो जाएगा, तो 1/6वां भाग होता है। इसका आंसर 129 का क्या हो जाएगा, सी होगा। नेक्स्ट है लोलक की आवर्तकाल। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तापमान के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक का जो आवर्तकाल है वह किस पर निर्भर करती है, तो वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों में ऑप्शन ए दिया है कि गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, बी दिया है कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, और गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 131 का सी होगा। नेक्स्ट, किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए 8% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 132 का आंसर हो जाएगा बी, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक में खुलने का समय जो होगा घटता है, दोगुना हो जाता है, 128 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 133 का अभी दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी? 134 का आंसर हो जाएगा डी, बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान यम और संवेग p हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर p² बाई m होता है। ये क्या हुआ, गतिज ऊर्जा कह रहा है कि यम और संवेग है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर होता है एम भी, ठीक ना। p बराबर यम दिया है, संवेग दे दिया है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 1/2 mv² होता है। अब इसको पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 135 का, इसको 135 का हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। हुंक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव दाब से, प्रत्यास्था से, रेडियोधर्मिता से। तो और इनमें से कोई नहीं दी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 136 का, 136 का बी हो जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक। हुक का जो नियम है, हुक का नियम, वह प्रत्यास्था गुणांक से संबंधित है, प्रत्यास्था से संबंधित है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि, तेल की एक बूंद छोटी बूंद जो है पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की सांद्रता अधिक होती है, जल की सांद्रता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसका आंसर 137 का हो जाएगा सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन का निर्मलन क्या सिद्धांत है? साबुन का निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव, प्लवन, श्यानता, प्रत्यास्था। 138 का आंसर हो जाएगा ई, तनाव। नेक्स्ट देखेंगे, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता के, पृष्ठ तनाव से, प्रत्यास्था से, गुरुत्व से। तो इसका आंसर हो जाएगा 139 का, 139 का बी होगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना। तो इसका आंसर 140 का ए होगा। नेक्स्ट है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। तो इस 141 का आंसर सी होगा, लार्वा को सांस लेने में बाधा डालता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो 42 का 142 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 143 की, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा से सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। तरह की स्थिर गति से जा रहा है खुली कार में बैठे एक बालक गेंद को हवा में, तो कहाँ गिरती है? तो उसके हाथ में गिरेगा। 143 का आंसर क्या हो जाएगा? 143 का सी होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ से क्षैतिज समतल के मध्य विराम अवस्था में स्थित है, विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन किन नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? पहला है, ऑप्शन ए है कि पहला गति नियम, ऑप्शन बी है दूसरा गति नियम, ऑप्शन सी है तीसरा गति नियम, और डी है कि पहला, दूसरा, तीसरा नियम लगा करके। तो 144 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा नियम। नेक्स्ट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का वह गुण है, और जल के घनत्व के कारण।
145 का आंसर हो जाएगा ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला तब पृष्ठ तनाव घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिमित रहेगा, अपरिमित हो जाता है। तो इसका आंसर 146 का आंसर हो जाएगा बी, घट जाता है। नेक्स्ट है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। 147 का आंसर हो जाएगा ए, घट जाता है। नेक्स्ट है संवातक कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं क्योंकि सांस छोड़ी हुई गर्मी हवा ऊपर उठती है और हवा चली जाती है, और उनके कमरे के क्रॉस वेंटिलेटर होता है, उनके उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, निचले भाग में शोभा नहीं देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 148 का। 148 का आंसर ये हो जाएगा कि सांस छोड़ने से हुई गर्मी हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। आप दिया हुआ है 49 है कि अपमार्जन मैले कपड़ों को सरलतापूर्वक तेल या गर्द निकाले जाते हैं। आप तो कारण क्या है कि अपमार्जन जल का पृष्ठ तनाव बढ़ाती है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी, कि ए और आर दोनों सही और आर ए सही का व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन दिया हुआ सी कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी दिया है कि ए गलत है परंतु आर सही है। 149 का आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत अधिक तीव्र होती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो 150 का आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर ये हो जाएगा गुरुत्व नहीं होती है इसी कारण से। यदि किस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उस पर चढ़ने वाली सतह का ऊंचाई दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, वही रहती है, शून्य हो जाती है। तो 151 का आंसर हो जाएगा बी, आधी रह जाती है। नेक्स्ट है कि श्यानता का इकाई क्या होता है, पॉइज, पास्कल, पॉइजूली और इनमें से कोई नहीं। 152 का आंसर हो जाएगा पॉइज, श्यानता का इकाई होता है पॉइज। जब दो भिन्न बेन व्यास के केस नलियों को किसी द्रव के ऊपर ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई दोनों केस नलियों के बराबर होगी, अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, जल के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो 153 का आंसर हो जाएगा सी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो दाब अंतर, केसिनली केसिकी घटना, तेल की कमी, कम श्यानता और तेल के कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 54 का। 54 का बी होगा केसीय घटना के कारण। अब 155 दिया है कि 55 में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरती रहती है, यह किसका सिद्धांत पर आधारित है, पास्कल है। ऑप्शन ए है कि पास्कल का सिद्धांत है, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ऑप्शन सी है केपलर का सिद्धांत है, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो 155 का आंसर हो जाएगा बी, 155 का हो जाएगा बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है, प्लवन के सिद्धांत, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट या वोल्टेज का नियम। तो यह प्लवन का नियम है। 156 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः यांत्रिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है और उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह किसका सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत ऑप्शन ए दिया है कि बर्नौली सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पास्कल का सिद्धांत है, हुक का सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 157 का, बी होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक है, आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, इनमें से सभी। उत्प्लावन का तो इसका आंसर हो जाएगा 158 का, ये हो जाएगा आर्किमिडीज। आगे, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल किस पर निर्भर करती है, माने निर्भर करती है मात्रा पे। तो यह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर, इनमें से कोई नहीं। 159 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 60 है कि जब जल पृष्ठ के लोहे के न तैरने के कारण है, जल पृष्ठ पर जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। ऑप्शन ए दिया है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन बी दिया लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से बराबर होता है और यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो इसका आंसर 160 का हो जाएगा ई। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ से 161 से लेकर के 215 तक है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।